नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। कोलकाता में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लिएंडर पेस की मुलाकात के बाद पेस के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही थी। एक रिपोर्ट। ये तस्वीर बंगाल की सियासत के लिए बड़ा संकेत है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने गोल दागा है। पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सुकांता मजूमदार की मौजूदगी में पेस ने बीजेपी का दामन थामा। पेस ने देश के साथ ही युवाओं की सेवा का मौका मिलने पर खुशी जताई। बीजेपी फैमिली को जिस तरह से मेरे को नर्चर कर रहे, जिस तरह से मेरे को मौका दिए, दादा हमारे पास बैठे हैं। हमारा एक जिंदगी का हीरो जो है, जो मैं लुकअप करता हूं, हमारे पास बैठे हैं, किरण रिजिजू जी। हालांकि बंगाल में वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं अभी ये साफ नहीं। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को यूथ आइकन बताते हुए दावा किया है कि पेस जैसे और भी मशहूर लोग बीजेपी में शामिल होंगे। लिएंडर पेस के लिए राजनीति कोई नई नहीं है। ऑब्वियसली बहुत बूस्ट मिलेगा बिकॉज ही इज ए यूथ आइकॉन। जब मेरे एज के लोग बड़े हो रहे थे तो हमने उनको पेपर में देखा, टीवी में देखा, तो ऐसे लोग जो है वो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। 2021 में लिएंडर पेस टीएमसी से जुड़े थे। 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव में सक्रिय रहे। गोवा में टीएमसी के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार किया। पेस ने खुद अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। अब लिएंडर पेस का बीजेपी से जुड़ना टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पेस यूथ आइकन है और उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। बीजेपी से जुड़कर उन्होंने बंगाल के युवाओं को बड़ा संकेत दे दिया है। आज बीजेपी ज्वाइन किए टेनिस तारका लिएंडर पेस। पिछले 24 मार्च को कोलकाता का एक 5 स्टार होटल में लिएंडर पेस के साथ नितिन नवीन का मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग के दौरान ही बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद लिएंडर पेस की तरफ से कहा गया था, ऐसा ही बीजेपी का सूत्रों के हवाले से खबर है। उसके बाद आज केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार के हाथ से बीजेपी ज्वाइन किया है लिएंडर पेस और इसको लेकर ही अभी चर्चा चल रहा है। क्यों? कारण लिएंडर पेस इसके पहले टीएमसी का होकर चुनाव का कैंपेन भी किए थे। गोवा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसको लेकर कैंपेन भी लिएंडर पेस की तरफ से किया गया था। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के साथ लिएंडर पेस का बहुत अच्छा कनेक्शन था और लिएंडर पेस जैसे स्टार कैंपेनर को टीएमसी बार बार इस्तेमाल किए थे, मगर इस बार चुनाव के पहले टीएमसी का वो स्टार कैंडिडेट को ही छीन लिया है बीजेपी और बीजेपी का होकर इस बार कैंपेन में भी दिख सकता है लिएंडर पेस और इसी को लेकर पश्चिम बंगाल में जोर जोर से चर्चा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देश भर में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से देश का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको जिस तरीके से इकट्ठा करने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, उस पर नया एक संयोजन हुआ है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस जैसे ये जो सेलिब्रिटी ये बीजेपी पे आना तो बीजेपी के लिए फायदा मानी होने जा रहा है। मगर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल चुनाव को सामने रखते हुए टीएमसी का एक स्टार कैंपेनर को बीजेपी में साइन करवाना बंगाल बीजेपी जो लीडर्स है उनके लिए भी एक बड़ा फायदा हो सकता है। एक उनको एक मौका भी दे सकता है कि इस बार चुनाव में लिएंडर पेस को सामने रखते हुए एक मुकाम सेट किया जाए। इसका नतीजा भी हो सकता है बीजेपी लीडर के लिए। लिएंडर पेस ने भले ही टीएमसी से किनारा कर लिया हो, लेकिन टीएमसी के पास पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान है जो खुद यूथ आइकन है और बहरामपुर विधानसभा सीट पर पार्टी उम्मीदवार नारू गोपाल मुखर्जी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मानीते लीडर है और टाउन में बहुत अच्छे से काम करते हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, तो अच्छा लगता है उनको काम करते हुए देखते हुए और हम चाहते हैं कि ये इस बार जीते। बहरामपुर सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी मैदान में हैं। विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए निकले अधीर रंजन चौधरी मानते हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना तो पड़ेगा। बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार नारू गोपाल मुखर्जी अधीर रंजन को चूका हुआ तीर मानते हैं। मुखर्जी की नजर में बहरामपुर सीट पर असली लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। यहाँ जो इशू है बीजेपी और तृणमूल का, इसमें कांग्रेस और सीपीएम दोनों ही आज का डेट में वैल्यूलेस है।
नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। महावीर जयंती पर महावीर मंदिर पहुंचे शुवेंदु अधिकारी ने पूजा अर्चना की है। मुझे मौका दिया, यहाँ का मंदिर कमेटी ने, ट्रस्ट कमेटी ने, पूरा जैन समाज ने, मैं प्रणाम किया, वंदन किया, आरती किया और इनका मंदिर का जो जितना भी श्रद्धालु था सबका साथ बहुत प्यार मोहब्बत से बात हुआ। शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर मोबाइल फोन और लोकेशन तक ट्रैक करने का आरोप लगाया है। शुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर सीआईडी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मोबाइल फोन नहीं, लोकेशन भी ट्रैक कर रहा है, लोकेशन भी एसटीएफ और आईबी से कर रहा है। हमारी नेता लोग के खिलाफ अभी भी केस कर रहा है। प्रत्याशी के खिलाफ सीआईडी ने नोटिस इशू किया, ये सब बंद करना चाहिए। सोनापुर दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार रूपा गांगुली भी चुनाव प्रचार में जुटी हैं। रूपा गांगुली ने सोनापुर में जीत के दावे के साथ ही बंगाल में बीजेपी सरकार बनने की बात कही। उन्होंने टीएमसी पर मतदाताओं के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया। Break votes, waste their votes, and we are going to come into power. BJP is going to come into power. वहीं चौरंगी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार संतोष पाठक चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी पर निशाना साधते हुए ममता सरकार भ्रष्टाचारी सरकार बताया है। ऐसा जो है चोरी डकैती और कहीं नहीं हुआ जितना ममता बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ पे हुआ। इसके पहले भी लेफ्ट फ्रंट वाम फ्रंट जो है 40 साल थी, कोई भी उनका नेता कोई अंदर जेल में गया नहीं है, बता सकते हैं आप। बहुत ईमानदार थे लोग, लेकिन इनके नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ था 2011 में, उसके वो 14 साल के अंदर आप लोगों ने सबने देखा कि टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर तक जितनी भी इनके नेता हैं वो हर जगह, वो चाहे हॉकर का पैसा हो, चाहे वो पार्किंग का पैसा हो या और भी जो है, वो सब लोग चोरी डकैती में लिप्त हैं। बंगाल में एक तरफ उम्मीदवार धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बड़े चेहरों का पार्टी बदलना भी जारी है। लिएंडर पेस के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को कितना फायदा मिलता है ये तो 4 मई को नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ मशहूर हस्तियों के समर्थन का चुनावी नतीजों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार भी जारी है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर ममता बनर्जी पर खुलेआम धमकी देने का आरोप लगाया, तो वहीं टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने दक्षिण मिनासपुर के बालूरघाट में प्रचार अभियान के दौरान एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला। सुनिए। देखिए, मूल विषय था आज के दिन कि ममता बनर्जी जो प्रकाश में खुल के धमकी दे रही है, बोल रही है कि यदि जिस दिन मतगणना होगा उसके बाद तुम लोग को पोस्टर लगा के बोलना होगा हम बीजेपी समर्थक नहीं है। इसका मतलब हिंसा। বাংলার মানুষ যাতে আগামী দিন তার মৌলিক ভোটাধিকার প্রয়োগ না করতে পারে, এসআইআর এর মাধ্যমে আপনাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ারও চেষ্টা হয়েছে। কালকে আমার সভা ছিল পুরুলিয়াতে। আমি পুরুলিয়ায় সভা করাকালীন আমার কাছে খবর আসে। तो आपको बताएं, बंगाल चुनाव में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। मकसद साफ है, बंगाल में पहली बार सरकार बनाकर इतिहास रचना। बीजेपी इसके लिए पिछले 1 दशक से कोशिशों में लगी हुई है। बंगाल में हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने खुद को पहले से और मजबूत किया है और जमीनी पकड़ बनाई है। पिछले करीब 10 सालों में बीजेपी 0 सीट से 77 सीटों तक का सफर तय किया है इसने। ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए कि साल दर साल ये जो स्थिति है वोट शेयर्स की और उसकी कैसे बदली है। 2011 में अगर आप बात करें तो सीट शून्य थी, जो वोट शेयर थे वो 4% थे। 2016 में आप देखिए 3 सीटें से और वोट शेयर हो गए 10%। जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में 77 सीट भी और वोट शेयर जो है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल से भी ज्यादा, देखिए 38% जो है वो जो वोट शेयर है वो मिला है। चुनाव आयोग तरफ से ये जो सोर्स है उसकी तरफ से आपको ये बता रहे हैं कि साल दर साल 2011, 2016, 2021 में कैसे 0 से 3 का सफर, 3 से 77 तक का सफर, और वही वोट शेयर की अगर आप बात करें तो 4% से लेकर 10%, 10% से लेकर 38% तक का जो ये सफर है वो बीजेपी ने चेंज किया है अपने लिए, और ऐसी उम्मीद कर रही है कि आने वाले समय में ये बदलाव जो है वो कुछ बेहतर इस बार लेकर आए। बहरहाल असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में महिलाओं में अरुणोदय की राशि बढ़ाने को लेकर युवाओं के लिए 2 लाख नौकरियों का भी वादा किया गया। सबसे ज्यादा चर्चा संकल्प पत्र में यूसीसी और अतिक्रमण मुक्त भूमि के वादे को लेकर हो रही है। एक रिपोर्ट।
असम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गुवाहाटी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किए। 31 बड़े दावे के साथ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसका एजेंडा सुरक्षित असम और विकसित असम है। बड़ी बातें, असम में यूसीसी लागू करेंगे, अवैध घुसपैठ पर लगाम, लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून, लैंड जिहाद के खिलाफ भी सख्त कानून, अगले 5 सालों में 2 लाख नौकरियों का वादा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, अरुणोदय योजना की राशि 3000 रुपए प्रति माह, 40 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, हर जिले में महिलाओं की संचालित सामुदायिक कैंटीन, चाय बागान, श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए करना, असम को बाढ़ मुक्त बनाने की कोशिश। संकल्प पत्र जारी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि सिर्फ चुनावी वादा नहीं, बल्कि असम को देश का ग्रोथ इंजन बनाने का रूट मैप है। The BJP is placing before the people of Assam its Sankalp Patra, the manifesto before any election. मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार एकजुट होकर काम करेगी। भारत सरकार और असम सरकार मिलकर प्रधानमंत्री जी का सपना और असम वासियों का जो आशा आकांक्षा, इनको वास्तवायित करने के लिए हमारा पार्टी और हमारे दोनों सरकार, भारत सरकार और असम सरकार एकजुट होकर काम करेगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि असम के आदिवासी समुदायों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना हम असम में सत्ता में वापसी के 3 महीने के अंदर समान नागरिक संहिता लाने वाले हैं। Creating new infrastructure in road sector, in inland water transport, in aviation and in railway. असम चुनाव 2026 के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के आम लोगों के सुझाव हैं और बीजेपी लोगों के सुझाव के आधार पर ही तीसरे कार्यकाल में काम करेगी। House to house and collected the people's suggestion what to do in the next term. So it is the people's suggestion ultimately which has helped us to create this particular historic document, Sankalp Patra. On the basis of this document, that means people's suggestion of Assam will work in our 3rd term. असम में बीजेपी के पक्ष में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चुनाव प्रचार किया है। सोनितपुर में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की पिछली सरकार पर असम के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जमाना बदल गया है, अब अगर असम की बात होती है तो असम के विकास के लिए बात की जाती है। कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा इस असम के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है, हमेशा यहाँ की उपेक्षा की है। आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने दिल्ली से, अपने दिल से भी और दिमाग से भी लंबे समय से इस असम को दूर कर रखा है। पार्टी के चुनाव प्रचार करने जोहार पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बार असम में बीजेपी के रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया है। फडणवीस ने कहा है कि असम में कांग्रेस के घोषणा पत्र का कोई असर नहीं है। कांग्रेस का घोषणा पत्र का कोई असर नहीं है, न वो महाराष्ट्र में हुआ, न वो हरियाणा में हुआ, न वो दिल्ली में हुआ, कहीं उनके घोषणा पत्र का कोई असर नहीं है। बहरहाल असम में बीजेपी ने अपनी सियासी पिच तैयार कर ली है। सुरक्षा, हिंदुत्व और विकास जाहिर है। 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश असम की तस्वीर बदल सकता है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यूसीसी और अतिक्रमण जैसे मुद्दे वोटों में तब्दील हो पाएंगे। अप्रैल को होने जा रहे मतदान में असम की जनता तय करेगी कि उसे संकल्प पर भरोसा है या विपक्ष की गारंटी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।